हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके उसे सिंपली देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो आपका डीएलएड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मैं आपको रोज बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस सेट लगवा देता हूं। तो अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ से देखिए सवाल पूछा जाता है कि ये जो है राजस्थान नगर को किसने बसाया था। तो सवैया राजा जयसिंह ने बसाया था। और ये भी पूछा जाता है आपसे कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो जयपुर को ही ना गुलाबी शहर कहा जाता है। और जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी शहर तो जयपुर हो जाएगा, और पूर्व का पेरिस भी जयपुर हो जाएगा। इतना सवाल आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है। आपको बताना है कि लिब्राहन जांच कमीशन ये किससे संबंधित है। तो बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना था ना, तो उसी से ये संबंधित है लिब्राहन जांच कमीशन। और इसका जो है गठन किया था सरकार ने, कब किया था। तो 1992 में किया था। इसका गठन किया था किसका। तो लिब्राहन जांच कमीशन का गठन किया था। ये सभी सवाल आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस ये प्रत्येक साल 20 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। देखिए, आप लोग ना एक ट्रिक याद रखना है आपको, कि जहां भी आपको जो है ना चुनाव से रिलेटेड चीजें पूछा जाए, चुनाव से कि ये कौन करवाता है, ये कौन देता है, चुनाव से रिलेटेड चीजें आ जाए तो आप लोगों को सिंपली चुनाव आयोग मार देना है, क्योंकि चुनाव से सभी रिलेटेड चीजें चुनाव आयोग ही करवाता है। तो वही बोला गया कि भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो चुनाव आयोग को है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इनमें से कौन भारत का मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये है। ऑप्शन भी है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना ये है। ऑप्शन सी है, बच्चों के लिए मुफ्त वो अनिवार्य शिक्षा, या फिर छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना, ये क्या है। तो एक मौलिक कर्तव्य है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था का प्रकार है। आपको बताना है कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष में रखा गया था, इसके विवाद को आपको बताना है कि यह किस प्रकार का विवाद है। परमादेश याचिका है, स्वत्वाधिकार मुकदमा है, या क्षतिपूर्ति का दावा है, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण याचिका है। तो ये जो है ना, ये स्वत्वाधिकार मुकदमा है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष में रखा गया था, ये जो है ये एक स्वत्वाधिकार मुकदमा है, आपको याद रखना है।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कहाँ के थे। तो आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। कहाँ के थे? बिहार से थे। और बिहार के किस जिले से थे अगर आपसे पूछा जाए तो ये बिहार के सारण जिले से थे। किस जिले से थे? तो ये बिहार के सारण जिले से थे, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। भारत में जो पहला प्राइवेट स्कूल है, विश्वविद्यालय है, वो कौन है? इग्नू है, JNU है, या मैत्री सूचना तकनीकी BB है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम प्राइवेट स्कूल बताना है कौन है? तो मैत्री सूचना तकनीकी BB AITU, यह है भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। ओलंपिक, विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सिंपलिक्स के रूप में जाना जाता है, या फिर कॉम्बलिपिंक्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक्स होता है ना, विकलांगों के लिए ओलंपिक्स, वो जाना जाता है एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक्स एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा ये किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में किया गया था, या फिर पाटलिपुत्र में किया गया था, या फिर समस्तीपुर में, या फिर राजगीर में? बताना है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और पाटलिपुत्र को आज किस नाम से जानते हैं? तो पटना के नाम से जानते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो पटना की है। कहाँ की है? पटना की है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी पटना ही है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, कण्व वंश ने, या गुप्त वंश ने? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था। किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य ये किस कवि ने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा, हरिसेन ने लिखा, या कालिदास ने लिखा? तो कुमार संभवम महाकाव्य ये कालिदास ने लिखा। किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। किस पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों एवं प्रशासनिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक नीतियां हैं, तो हम यहाँ पे राजनीतिक नीतियां मारेंगे। अगर प्रकाशिक नीतियां भी रहता तो वो भी हो जाता, याद रखना है। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का, या फिर खिजली वंश का? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। आपको याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर ना संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में, जिनमें से संभावित है, रिजर्व है, विकसित है, स्टॉक है। मतलब इनमें सभी के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को बांटा जा सकता है। अगला सवाल है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्र थे जिन्होंने राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले ली, लेकिन आपको बताना है कौन सा ऐसा राष्ट्र है इनमें से जो कि राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस नहीं लिया। तो वह इंडिया, अपना भारत है। बाकी बात होंडुरास, स्पेन, ब्राजील, ये सभी जो है राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले चुका था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये तो है कि मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं सोशल स्टडीज का। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पढ़ना चाहते हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार डीएलएड एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसके सोशल स्टडीज के क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैंने उसका एक वीडियो में जितने भी सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो करा चुका हूं एक वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक, तो आप उस एक वीडियो को देखकर सभी सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वहां पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो ना मात्र 1 घंटा 30 मिनट का है, 1 घंटा 30-25 मिनट का है। आप उसे देख लेंगे तो आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक वीडियो में आपको मिल रहा है, क्या इससे क्या मिलेगा आपको? तो आप ना उसको जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। सवाल है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। आपको बताना है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, या सुंदरवन में, या पश्चिम तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्यों में। तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार ये सुंदरवन में है। कहाँ है? सुंदरवन में है मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, लोकसभा में अनु जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनु जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो कुल सीटों की संख्या 47 है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है 20वां, कि निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को किस माप के द्वारा मापा जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा। तुलनात्मक मापनी क्या होता है? जिससे जो है ना 2 से अधिक दूरियां मापी जा सकती है, जिससे जो है ना दोनों दूरियां मापी जा सकती है, 2 से अधिक, 1 से अधिक दूरियां मापी जा सकती है, उसी को कहते हैं तुलनात्मक मापनी। तो वो वही बोला गया कि किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को मापा जा सकता है। तो 1 से अधिक दूरियों को किस मापनी में मापा जा सकता है? तुलनात्मक मापनी में मापा जा सकता है। तो ये थे 20 सवाल। अगर और भी आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।